हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 53 यानी कार्यपत्रक संख्या 53 को। आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री को कंटिन्यू रखेंगे। हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर चल रहा है फ्रांसीसी क्रांति। आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि जैकोबिन सरकार के बाद फ्रांस में क्या कुछ घटित हुआ। विशेष तौर पर हम बात करने वाले हैं डायरेक्टरी शासन की, नेपोलियन के उदय की और सिविल कोड, जिसको हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं, वो क्या था और इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 53 यानी कार्यपत्रक संख्या 53 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम हिस्ट्री इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति, और ये उसका 5वां पार्ट रहेगा। आज की दिनांक है 12 नवंबर 2020। हम शुरुआत करते हैं कि जैकोबिन सरकार के बाद, जैसा हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि उदारवाद गणतंत्र की स्थापना होती है, लेकिन ये जो उदारवाद गणतंत्र था उसके सामने भी कई सारी समस्याएं थी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं थी और ये उदारवाद गणतंत्र था क्या। 1794 से 1799 के बीच की बात करेंगे और इस पीरियड को, इस काल को हम उदारवाद गणतंत्र का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नीतियाँ अपनाई गई थी वो कुछ उदार नीतियाँ थी, खुले मन की नीतियाँ थी। कोशिश अच्छी की गई थी लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं रह पाई थी। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण किया और उस संविधान के द्वारा एक कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या फिर डायरेक्टरी को दिया गया। यानी जैकोबिन सरकार के बाद जो नेशनल कन्वेंशन था, नेशनल कन्वेंशन कैसा है, जैसे हमारी संसद है, ओके, जैसे संसद है तो ऐसे ही वहाँ के लोगों ने कुछ प्रतिनिधियों को चुना, जिसको नेशनल कन्वेंशन का नाम दिया गया। तो नेशनल कन्वेंशन ने जैकोबिन सरकार के बाद एक नया संविधान बनाया और संविधान के द्वारा ये निश्चित किया गया कि कार्यपालिका का दायित्व जो होगा, उत्तरदायित्व जो होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी, वो 5 सदस्यीय एक निदेशक मंडल है उसके पास रहेगी, जिसको नाम दिया गया डायरेक्टरी का। यानी एक शासक नहीं होगा, क्योंकि वो पहले गरम खा चुके थे और गरम खाने की कोशिश में मुंह जला चुके थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एक अगर दोबारा से तानाशाह बनने की कोशिश करे, जैसा कि रॉबस्पियर ने किया था, लेकिन 4 तो नहीं हो सकते। तो इसलिए उन्होंने एक नया फॉर्मूला अपनाया कि सरकार का, कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी के पास होगा। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी शासन शुरू हो जाता है और यह 1795 से लेकर के 1799 तक चलता है। यानी कि फिर से एक नया प्रयोग होता है, कोशिश होती है, उम्मीदें होती है कि इस बार ये कामयाब रहेगा। डायरेक्टरी का यह शासन भी कामयाब नहीं रहता, अव्यवस्थित होता है, कठिनाइयाँ होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। अब समस्याएं कौन कौन सी होती है, जैसे युद्ध की समस्या होती है। डायरेक्टरी के जो सदस्य थे वो अनुभवहीन थे, उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं था देश को कैसे चलाया जाए। साथ ही साथ उनमें से कुछ अयोग्य भी थे, जो चुने तो गए थे लेकिन वो योग्य ही नहीं थे उस पद के लिए, कुछ भ्रष्ट भी थे। तो यहाँ पर यह समस्या थी। साथ ही साथ और भी बहुत सारी गड़बड़ी थी, जैसे बेकारी की समस्या, यानी बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, व्यापार ठप हो चुका था, अर्थव्यवस्था थी वो पटरी से उतर चुकी थी, विदेश नीति भी उनकी कमजोर रही थी। तो बहुत सारी समस्याएं थी, वो उन्हें इस समय सामना करना पड़ा। और इसका अर्थ यही था कि लोगों के बीच में ये डायरेक्टरी शासन भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा। लोगों को लगा कि ये सरकार कमज़ोर सरकार है, लोगों को लगा कि ये जो तरीका है वो बेहतर नहीं है। लोग अब, जो जनता थी, फ्रांस की जनता थी, जो लोग थे, वो एक ऐसे नेतृत्व की तरफ देख रहे थे जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके। क्योंकि क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1789 से बहुत पहले हो चुकी थी और पिछले 15 वर्षों से वहाँ युद्ध हो रहे थे और आंदोलन हो रहे थे, यानी अंदर और बाहर अशांति थी। अब जनता के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ थी, जिसकी उन्हें ज़रूरत महसूस हो रही थी, वो थी कि शांति चाहिए उन्हें सिक्योरिटी चाहिए थी, सुरक्षा चाहिए थी, शांति चाहिए थी। तो वो चाहते थे कि जो लोकतंत्र का प्रयोग किया गया था वो असफल रहा। अब वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि फ्रांस में शांति स्थापित हो और फ्रांस के बाहर भी शांति स्थापित हो।
और वो ये भी चाहते थे कि जो विदेशी शक्तियां बार बार आक्रमण कर रही थी फ्रांस के ऊपर, कि उनको भी हराया जा सके। इसी काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा यानी सैन्य अभियानों के द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी के शासन का भी अंत कर दिया और सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी इसी समय में नेपोलियन प्रथम है जो सेना के प्रमुख कमांडर होते हैं और वो फ्रांस को विजय दिलाते हैं, यानी अपने दुश्मनों को, शत्रु देशों को परास्त करते हैं। साथ ही साथ मौका देख करके वो चौका लगाते हैं, यानी डायरेक्टरी शासन जो था वो लोकप्रिय तो था नहीं, लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं था, उसका भी अंत कर देते हैं। तो ये था कि डायरेक्टरी शासन क्या था, पहली चीज, और दूसरा ये कि कौन कौन सी कठिनाइयां थी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जहां गणतंत्र बन गया था देश, वो दोबारा राजतंत्र की तरफ कैसे चला गया। यानी गणतंत्र जहां पर देश के मुखिया को चुना जाता था, लेकिन दोबारा से वहां राजतंत्र की स्थापना हो जाती है और उसकी स्थापना का कार्य करते हैं नेपोलियन। अब नेपोलियन ने, जैसा अभी हमने पढ़ा कि 1799 में 1799 में डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया, मौका देखा कि वो लोकप्रिय नहीं है और उसको ख़त्म कर दिया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया। फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन बैठता है और 1804 में उसने खुद को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया, यानी दोबारा से राजतंत्र बन गया था फ्रांस। इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत होती है। नेपोलियन ने अपने विजयी अभियान शुरू किए क्योंकि उसी के बल पर वो शासक बना था और पूरे यूरोप का नक्शा बदल दिया। नेपोलियन को आमतौर पर नेपोलियन महान के नाम से जाना जाता है। लगभग पूरे यूरोप के ऊपर उसने कुछ ही समय में कब्जा जमा लिया था, इसलिए यूं भी कह सकते हैं कि पूरे यूरोप का राजनीतिक भूगोल था वो बदल कर रख दिया था नेपोलियन ने। लेकिन उसने एक गलती की और वो गलती थी कि 1812 में रूस पर आक्रमण कर दिया। और रूस पर आक्रमण करना एक बड़ी भूल थी क्योंकि वहाँ पर सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत बड़ी क्षति पहुँची जिसके लिए वो तैयार नहीं थी और इसी के कारण इसी के साथ उसका पतन शुरू हो जाता है, यानी उसकी जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो जाती है नेपोलियन की। और 18 जून 1815 को नेपोलियन अंतिम युद्ध लड़ता है जो था वाटरलू का युद्ध। इसमें नेपोलियन की हार होती है और नेपोलियन को बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया जाता है। वहीं पर 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। तो किस तरीके से नेपोलियन है वो राजतंत्र की स्थापना करता है, लेकिन वाटरलू जो उसके जीवन का अंतिम युद्ध होता है उसमें उसकी हार होती है। हालांकि ये हार भी उतनी आसान नहीं होती क्योंकि बहुत सारे देश है वो मिल करके, जिसमें ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, पर्शिया ये शामिल होते हैं और एक साथ आकर के रूस भी इनके साथ शामिल होता है। ये चारों देश वाटरलू नामक स्थान पर नेपोलियन को परास्त करते हैं और 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर एक तरीके से फ्रांस के इतिहास का रहता है जहां नेपोलियन ऊपर आता है और फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को बदलता है अपनी नीतियों से और अपने कार्यों से। नेपोलियन ने इस दौरान नेपोलियन कोड की स्थापना की थी। नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता इसे कहेंगे। अब ये नेपोलियन कोड क्या है कि नेपोलियन जब प्रशासक या शासक बना, सम्राट बना, तो उसने नए कानूनों को लागू किया फ्रांस में। नए कानून लेकर के आए, तो वो जो कानून थे उनको हम नेपोलियन कोड भी कह सकते हैं, उसको हम सिविल कोड भी कह सकते हैं। सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड 1804 के, क्योंकि 1804 में इनको लागू किया गया था। तो ये नए कानून बनाए गए थे पूरे फ्रांस के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण थे। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि जब पूरे फ्रांस ही नहीं, जहाँ पर भी अधिकार था फ्रांस का, वहाँ पर ये कानून लागू किए गए। इससे एक जैसे कानून होने के कारण राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, जिस राष्ट्रवाद के बारे में हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो वो राष्ट्रवाद मतलब एकता कैसे स्थापित हुई यूरोप के लोगों में, तो वो एकता स्थापित करने में एक बड़ा योगदान नेपोलियन के इस नेपोलियन कोड करा। दूसरी ये था कि नए कानूनों के द्वारा शासन करना बड़ा आसान हो गया था, यानी पूरे देश को अलग अलग राज्यों में बांटा गया और वहाँ पर भी एक जैसे कानून थे। और तीसरा ये था कि कानून का शासन, एक राष्ट्र एक कानून को अपनाया गया। इससे लोगों में समानता की तरफ बढ़ावा मिला और लोकतंत्र की तरफ भी एक कदम था, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है
एक देश, एक कानून और कानून का शासन होता है। तो ये जो नेपोलियन कोड था या सिविल कोड था 1804 का, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में राष्ट्रवाद के विकास के लिए। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नेपोलियन जो कोड था या नेपोलियन संहिता जिसको हम हिंदी में कहेंगे, इसमें क्या कुछ ऐसा था कि इसको इतना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पहला इसकी विशेषता थी कि जन्म पर आधारित सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। यानी जन्म के आधार पर कि राजा का बेटा राजा बनेगा या फिर जो कुलीन वर्ग थे, पादरी वर्ग थे, उनके अधिकार खत्म कर दिए गए। यानी अब किसको आधार माना गया? अब आधार माना गया योग्यता को। इसके तहत धर्म की जो धार्मिक स्वतंत्रता वो प्रदान की गई। पहली बार ऐसा हुआ कि धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में योग्यता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो बहुत बड़ा कदम था उस समय के हिसाब से। यानी पहला था जन्म आधारित विशेष अधिकार, जो स्पेशल राइट थे लोगों के, वो खत्म कर दिए। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तीसरा था सरकारी नौकरियों में योग्यता को वरीयता दी गई कि जो योग्य है उसे ही नौकरी दी जाएगी। इसके साथ साथ जूरी की सहायता से खुले मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। यानी न्याय प्रणाली है वो विकसित की गई जो पहले नहीं होती थी। कानूनों के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया। यानी कानून सबके लिए एक बराबर किया गया। तो ये कानून के शासन की भी एक नई शुरुआत थी। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई। यानी किसी व्यक्ति के पास अगर वो संपत्ति है तो उसको सम्राट भी नहीं छीन सकता। इससे भी लोगों में एक अलग जोश आया, अपने कार्य को और अधिक बेहतर तरीके से वो करने लगे। साथ ही साथ जो छोटे किसान थे उनको ज़मीन के ऊपर अधिकार दिया गया। तो ये कई सारे कदम थे इस नेपोलियन संहिता में जो हम कह सकते हैं कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि उस वक्त हुए, जो आज के समय में कुछ देशों में अभी तक संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमने समझा कि नेपोलियन संहिता की विशेषता क्या थी। नेपोलियन प्रथम कानून की संहिता का जो कार्य था वो स्थायी कार्य था। न केवल यहाँ फ्रांस में हुआ बल्कि बहुत सारे और देशों में भी बाद में इसी को अपनाया गया। जैसे जर्मन कोड, ऑस्ट्रिया कोड या स्विट्जरलैंड में इसी प्रकार के कानून बनाए गए। और वो कानून हालांकि थे अलग, लेकिन वो इसी से ही प्रभावित थे। नेपोलियन ने खुद भी इस कानून संहिता के महत्व को, इम्पोर्टेंस को उस वक्त समझा था और कहा था कि मेरा वास्तविक जो गौरव है मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है, बल्कि मेरी यही विधि संहिता है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी रहेगी, हमेशा रहेगी। और आज भी अगर हम देखें तो बहुत से देशों में जो कानून व्यवस्था है वो इसी सिविल कोड पर आधारित है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने समझा कि कैसे डायरेक्टरी शासन था, उसके समक्ष कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी, कैसे नेपोलियन वापस फ्रांस को एक राजतंत्र देश है वो घोषित करता है, और नेपोलियन कोड या सिविल कोड क्या था और उसकी विशेषता को समझा। इस वर्कशीट में से आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड या सिविल कोड की विशेषताओं को लिखिए। आगे बढ़ने से पहले आज का क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि नेपोलियन द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, डायरेक्टरी शासन के समय या शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी। तो डायरेक्टरी शासन के समक्ष कई सारी कठिनाइयाँ थी। पहली थी युद्ध की समस्या, लगातार युद्ध लड़े जा रहे थे। दूसरा था डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन थे, उन्हें अनुभव ही नहीं था सरकार चलाने का। तीसरा, डायरेक्टरी के सदस्य अयोग्य और भ्रष्ट थे। चौथा, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। और पांचवा था, उनकी विदेश नीति भी कमजोर थी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया कि नेपोलियन किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा था, कैसे उन्होंने अपना कब्जा जमाया था। नेपोलियन ने डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया क्योंकि वो उस वक्त लोकप्रिय नहीं था। 1799 में नेपोलियन फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया। 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन ने बाद में सैन्य अभियानों के द्वारा फ्रांस और स्वयं की स्थिति को मजबूत किया। तो धीरे धीरे नेपोलियन
फ्रांस का सर्वे सर्वा बन बैठा और उसके बाद पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा जमा लेता है। तीसरा जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया, नेपोलियन संहिता का महत्व क्या है। नेपोलियन संहिता है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? पहला, नेपोलियन संहिता ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, देश में एकता को स्थापित किया। दूसरा, इससे प्रशासन करना काफ़ी सरल हो गया। तीसरा, यह एक राष्ट्र एक कानून की तरफ एक बड़ा कदम था। चौथा, नेपोलियन संहिता ने लोकतंत्र के लिए भी नींव तैयार की, यानी हमारा जो आज का लोकतंत्र है वो इसी नेपोलियन कोड से, नेपोलियन संहिता से प्रभावित है। चौथा और अंतिम आज का जो क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता में दिए गए कानून और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। किन कानूनों को, यानी कि हमें बताना है कि कौन से कानून हैं जिनको हम आज अपने लिए इम्पोर्टेंट मानते हैं और क्यों। तो मैं अपनी तरफ से आपको आंसर दे रहा हूँ कि मैं नेपोलियन संहिता में या नेपोलियन कोड में दिए गए कानूनों में से धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि यह दोनों ही लोकतंत्र और समानता के लिए बहुत बड़े कदम हैं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।